कुछ देर में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखेगा आपको भी, ठीक है। आप लोग की स्क्रीन पे भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक। कभी कभी मैं करना भूल जाता हूँ, तो अगर नहीं आए ना और मैं पढ़ाने लगूं तो आप लोग एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लेक्चर के टाइम पे फिर ध्यान नहीं रहता है, तो फिर ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज से हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, स्टार्टिंग में 11th में जो है आपका 9th और 11th सिमिलर होता है, 10th और 12th सिमिलर होता है। 10th में आप लोग चार्ज, करेंट, मैग्नेटिज्म ये सब पढ़ते हैं, वो 12th में पढ़ते हैं। 9th में हम लोग फोर्स पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, वो सब 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। 11th में स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक चीज जो सारे चैप्टर में यूज आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मतलब एक मंथ एटलीस्ट आपका बेसिक चलेगा, ठीक है, जिसको कहते हैं बेसिक फिजिक्स। वो आपके 11th 12th दोनों में आपको यूज आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग अच्छे से, एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है, जो ऐसा आपके बुक में ऐसा जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर के रूप में आए, के फॉर्म में रहे, चैप्टर के अंदर का सब टॉपिक समझिए ऐसा, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है, तो वो आपका जो पहला टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स, ठीक है। कुछ लेक्चर ये हम लोग वेक्टर्स करेंगे, ठीक है। वेक्टर्स मोस्टली आपके फिजिक्स में सारे चैप्टर में यूज आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे, फिर बेसिक कुछ कुछ मैथ्स का भी पार्ट आएगा इसमें, ठीक है। याद रखिएगा फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा मैथ्स का पार्ट है, तो स्टार्टिंग में ही समझ लेंगे सो दैट कि आगे हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो आज से अपना पहला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसा हो है कि आप लोग कभी ना कभी जिंदगी में वेक्टर का नाम सुने होंगे जरूर, 9th में मेरे ख्याल से आप लोग सुने हैं वेक्टर के नाम, ठीक है। और बाकी लोग सुने हैं आप लोग वेक्टर के बारे में? यस ठीक। तो एक वेक्टर होता है, वेक्टर के साथ एक और होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सर। स्केलर, ठीक है। तो मतलब दो क्वांटिटी होता है, एक को कहते हैं वेक्टर और एक को कहते हैं स्केलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको मेजर कर सकते हैं नॉर्मली, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड जनरली, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। सिंपल सा चीज है, एग्जांपल क्या होगा? ठीक है, डिस्टेंस है, ठीक। जो भी फिजिक्स में टर्म यूज होता है, जो भी फिजिक्स में टर्म यूज होता है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे डिस्टेंस हुआ, कोई एग्जांपल आप बताओ। और क्या होता है फिजिक्स का फोर्स। टर्म? फोर्स। और कोई बताओ, और स्पीड। स्पीड। और बताइए आप लोग। टाइम। वेट एंड टाइम। टाइम, टेम्परेचर, ये सब बोल सकते हैं हाँ कि ना? ठीक है। करेंट, इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटी है ये सब है, ठीक है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है जिसको भी मेजर कर सकते हैं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको अभी बताया मैं, एक स्केलर होता है और दूसरा क्या होता है? वेक्टर, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं स्केलर, तो दूसरा क्या होता है? वेक्टर। वेक्टर, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जिसको भी मेजर कर सकते हैं जनरली, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं स्केलर और एक को कहते हैं वेक्टर, ठीक है। तो किसी को पता है क्या स्केलर को कैसे डिफाइन करते हैं? क्वांटिटीज which simply have magnitude। हाँ, तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको कहते हैं हम लोग स्केलर, ठीक है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको कहते हैं स्केलर, मतलब डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, ठीक है।
जैसे मान लीजिए मैं मार्केट गया, मैं ठीक है, अभी जाना बाहर अलाउड नहीं है, ठीक है, मान लीजिए इमरजेंसी सर्विस, मार्केट में कुछ एप्पल वगैरह खरीदना है, मैं मार्केट में गया और एप्पल वाले दुकान को बोला 2 kg एप्पल देने, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, यहाँ पे ये जो 2 है उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे अपना क्लास 90 मिनट चलेगा, अपना क्लास 90 मिनट चलेगा, तो ये 90 को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या है, मिनट या केजी क्या है, यूनिट है, हाँ कि ना, ठीक है। Yes, sir. जैसे 90 मिनट है तो 90 तो मैग्नीट्यूड बताता है, उसके साथ जो टर्म रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट कहते हैं। जैसे 2 kg है, अब एप्पल तो क्वांटिटी का चीज नाम है, लेकिन 2 kg में 2 मैग्नीट्यूड है और केजी क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने एप्पल कर दा, एप्पल वाले दुकान को ऐसा बोलता हूँ क्या कि 2 kg नॉर्थ डायरेक्शन का एप्पल दो, ऐसा बोलता हूँ क्या, 2 kg ऐसा डायरेक्शन स्पेसिफाई करता हूँ क्या, हाँ ऐसा बोल सकता हूँ कि कश्मीर का एप्पल दो, कश्मीर तो वो उसका क्वालिटी है, लेकिन ऐसा डायरेक्शन बोलता हूँ क्या कि 2 kg अप डायरेक्शन का एप्पल दो, ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग, No, sir. नहीं। तो हम लोग उसको क्या बोले, सिर्फ 2 kg देने, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई की है, यानी सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड बताएं, ठीक है। जैसे अपना क्लास 90 मिनट चलेगा, तो 90 मिनट में कोई डायरेक्शन होता है क्या, 90 मिनट ईस्ट डायरेक्शन में क्लास चलेगा, ऐसा होगा क्या, No, sir. नहीं। तो 90 यानी टाइम, 90 मिनट मतलब क्या बता रहा है, टाइम, यानी टाइम में सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, Sir, magnitude. मैग्नीट्यूड, यानी टाइम का डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। उसी तरह 2 kg मतलब मास है, हाँ कि ना, Yes, sir. तो मास में भी सिर्फ क्या आता है, मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन या दोनों, Sir, magnitude. मैग्नीट्यूड आता है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर एसोसिएटेड चीज है, साथ में यूनिट है, यूनिट वाला चीज अलग से चैप्टर है, वो हम लोग अलग से करेंगे अभी। तो मैग्नीट्यूड मतलब नंबर है, तो मास को बताने के लिए नंबर इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। टाइम को बताने के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है और उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वैसे क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो अगर पूछेगा स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है कि डायरेक्शन होता है, तो क्या बोलेंगे, Sir, magnitude. मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस होता है क्या, No, sir. नहीं। और स्केलर क्वांटिटी का अगर एग्जांपल पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, मास, मास हुआ, टाइम हुआ, ये तो मैं 2 बताया, बाकी आप लोग कुछ बताइए Sir, उसके अलावा। temperature. टेम्परेचर का भी कोई यूनिट मतलब वो होता है क्या, जैसे अभी मान लीजिए अभी गर्मी का टाइम है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या 40 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में टेम्परेचर है, नहीं। हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 तो मैग्नीट्यूड है, डिग्री सेल्सियस वो उसका यूनिट है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। यानी आपका टेम्परेचर भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, Scalar. स्केलर, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा चीज है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, उसमें मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, मास होगा, टाइम होगा, टेम्परेचर होगा, और क्या हो सकता है, क्या, स्पीड। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहां से, जैसे आपके घर से पचपेरी नाका का डिस्टेंस या आपके घर से घड़ी चौक का डिस्टेंस मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो ऐसा बोलते हैं क्या 5 किलोमीटर इधर 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 उधर 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 जाना है, वैसे पहुंचेंगे। हम लोग सीधे क्या बोलते हैं, 5 किलोमीटर डायरेक्ट बोलेंगे, हाँ कि ना, Yes, sir. ठीक है। तो वो डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो डिस्टेंस भी आपका कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, समझ में आया ना आप लोग को, Yes, sir. ठीक है।
तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको बताया मैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। तो स्केलर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? those physical quantity those physical quantities which is having magnitude only and there is no significance of direction. जिस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या क्या बताया, क्या क्या होता है बताइए आप लोग एक एक करके। मास और टेम्परेचर, टाइम, टेम्परेचर, और क्या होगा? Speed, distance. स्पीड, डिस्टेंस, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब एक्सेट्रा लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी को समझने में किसी को भी कोई तकलीफ है? समझ में आया सबको? ठीक है, तो सिंपल सा, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग मैग्नीट्यूड बट देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्शन या देयर इज नो डायरेक्शन, देन दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा। ठीक है, अब वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? सर्विस डिपेंड ऑन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। वेक्टर जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेंगे। इसको अभी के लिए रहने देता हूं मैं। ठीक है, आपको पहले भी समझा रहा हूं मैं, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप नोट कर पा रहे हैं तो ठीक है, कोई चीज छूटता है उसके लिए एकदम थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, मैं पूरा चीज आपको भेज दूंगा मैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान लो आपने कहा कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक डब्बा है, ठीक है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? कोई बताओ, फोर्स का यूनिट? न्यूटन। मैं इस डब्बा पे फोर्स आगे लगा रहा हूं तो ये किधर डब्बा मूव करेगा? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? मान लीजिए हल्का बॉक्स है, अब बोलिएगा सर डिपेंड करेगा हेवी है कि नहीं। नहीं सर, ऐसा समझिए कि लाइटर बॉक्स है और 20 न्यूटन लगा रहे हैं तो ये किधर मूव करेगा? आगे मूव करेगा, हाँ कि ना? Yes. ठीक है, यानी आप फोर्स का डायरेक्शन इधर राइट साइड है तो मूव करेगा राइट साइड। वहीं पे अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इधर लगाएंगे तो ये पीछे मूव करेगा। यानी फोर्स में डायरेक्शन होता है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। यानी फोर्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? सर वेक्टर। ठीक है, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, किसी को भी, आपको पहले भी बता रहा हूँ, किसी को भी थोड़ा भी डाउट होगा समझने में तुरंत पूछिएगा, और शर्माने का नहीं है कि लोग ये सब क्या सोचेंगे, ये सब थोड़ा भी मत सोचिएगा मैं क्या सोचूंगा, या कोई थोड़ा भी डाउट होगा आप तुरंत पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे जैसे करंट जो फ्लो होता है वो हवा में फ्लो होता है या वायर में फ्लो होता है? वायर में। ठीक है, जैसे मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं तो वो वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये समझो कि एक वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट का यूनिट क्या होता है? सर एम्पियर। एम्पियर। मान लो कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है एम्पियर, और करंट का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो मान लो करंट आगे जा रहा है, 5 एम्पियर करंट है और करंट आगे जा रहा है। ठीक है, तो करंट, तो आप अभी रिसेंटली आप लोग 10th में पढ़े होंगे, तो करंट का यूनिट आपका 5 एम्पियर होता है। तो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और डायरेक्शन राइट साइड है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो करंट को हम लोग कैसा क्वांटिटी कहेंगे? स्केलर कहेंगे कि वेक्टर कहेंगे? स्केलर। Vector. ठीक है, तो करंट को हम लोग वेक्टर कहेंगे। ठीक है,
कुछ लोग कोई बोला स्केलर, क्यों स्केलर कहेंगे भाई? हेलो, कोई बोला ना स्केलर? यस सर, वो मैंने गलती से बोल दिया सर। गलती से? ओ ठीक है। तो देखिए एक बात आप लोग समझ लीजिए, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं ना तो किसी तरह का हड़बड़ाहट मत कीजिए। आप लोग एक बार खुद सोच लीजिए क्या बोल रहे हैं। ऐसे इन जनरल पूछ रहा हूं मैं, बाकी दूसरे बैच में भी मतलब 12th वाले लोग को भी ऐसे ही, कि किसी तरह का हड़बड़ाहट नहीं है, या मेरे पास कोई ट्रॉफी नहीं है कि आपको बुलाऊंगा मैं, अभी तो बुला भी नहीं सकता हूँ कि अरे लीजिए आपने बहुत जल्दी जवाब। आप लोग सही आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम लीजिए, स्पीड धीरे धीरे सही हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी होना चाहिए। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप थोड़ा पॉज लीजिए, सोचिए कि क्या मैं पूछा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर आंसर कीजिए। ठीक है, सही बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल्दी बोलने से। ठीक है, आप तुरंत बोल दिए गलत हो गया तो फिर वो सही। ठीक है, स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये बताया मैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर कहते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसको वेक्टर कहेंगे। तो करंट में मैग्नीट्यूड है 5 एम्पियर 5, और डायरेक्शन राइट साइड है, तो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो इसको क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे कि वेक्टर कहेंगे? सर वेक्टर। वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये वेक्टर है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए अरिन तुमसे पूछा था मैं कि क्यों तुमको लग रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में वेक्टर नहीं होता है, लेकिन फिर तुम बोलोगे सर अभी तो आप बताएं कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं वो वेक्टर है। ठीक है, तो ये मैं आपसे पूछा, मैं जो आप लोग में से कुछ लोग बोले कि जिसमें मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है उसको वेक्टर कहते हैं। तो करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इस चीज दोनों चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको वेक्टर कहना है चाहिए, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। ठीक है, फिर अगर ये वेक्टर नहीं है, यानी हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये जो डिफिनेशन है वो कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है। फिर अगर कंप्लीट डिफिनेशन रहता तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जिसमें भी होता है उसको वेक्टर कहते हैं, तो करंट में दोनों चीज है, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको वेक्टर होना चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग को लग रहा है, और अगर कोई भी डेफिनेशन मुझे भी बताएगा कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर कहते हैं, तो करंट में दोनों चीज है तो उसको वेक्टर होना चाहिए। तो अगर वो वेक्टर नहीं है तो डेफिनेशन में ही कहीं प्रॉब्लम रहा होगा, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, यानी ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। 9th में आप लोग पढ़े होंगे, अगर जो लोग के बुक में होगा तो 9th में आप लोग इतना तक पढ़े हैं, तो छोटे लेवल के लिए वो डेफिनेशन ठीक है, छोटे बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन 11th में हम लोग पूरा कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो, ये दोनों तो रहता ही है, साथ में एक और थर्ड फैक्टर आता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो और एक थर्ड फैक्टर आता है, उसके बेसिस पे तीनों चीज होगा तभी उसको वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर क्या होता है उसको मैं लिख देता हूं मैं। ठीक है, फिर थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा मैं थर्ड फैक्टर क्या होता है, उसको पहले लिख देता हूं मैं, फिर उसको आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक क्या समझे आप कि वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से उसको वेक्टर कहेंगे क्या, हाँ कि ना? नो सर। नहीं, क्योंकि करंट में दोनों चीज है, लेकिन वो वेक्टर है नहीं। ठीक है, तो उसमें 3 फैक्टर आते हैं, 3 चीज पे उस वो रहते हैं, तो वो डेफिनेशन में लिखता हूं। तो दो फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, विच इज हैविंग, तो हमेशा जो जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। लग रहा है करंट आपका वेक्टर होगा, लेकिन एक्चुअल में वो वेक्टर होता नहीं है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड also obey एक मिनट, ये कोई नया लोग अभी आधा घंटे के बाद ज्वाइन करते हैं।
अभी join कर। आर्यमन देवांगन, आप लोग बाकी लोग अभी आर्यमन देवांगन कौन से स्कूल से हो तुम? सर कांगरवेली एकेडमी। ओ, किससे ये क्लास के बारे में पता चला? सर भव्य मेहता। किससे? सर भव्य मेहता। ओ, भव्या, यस सर। तुम क्या लड़का है? सर लड़का हूँ। तो नाम भव्या है कि भव्य है, भव्य भव्य? भव्य। ओ, भव्य, तुम कौन से स्कूल से हो? भवंस। ओ, तो तुमको कैसे पता चला? सर शेरान। किससे? सहरान से? ओके, यस तो सर। सहरान का फ्रेंड है ना, ठीक है ठीक है। हाँ तो आधा घंटा लेट ज्वाइन करता है भाई तुम। सर, भूल गया था। गजब यार, पहला ही इंप्रेशन तो बहुत अच्छा बना दे रहे हो भाई। सहरान वगैरह तो एकदम टाइम से ज्वाइन करता है, 5 मिनट पहले, तुम लोग तो आधा आधा घंटा लेट आते हो। ठीक है, थोड़ा 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 सा टाइम से रहिए। ठीक, सब लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है? ये तो ठीक है, पहला क्लास है तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा हुआ कि टाइम से आइए, 5 मिनट पहले ही लॉग इन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन में लेट आइएगा, बीच में आधा निकल जाएगा, फिर समझाने में दिक्कत होगा, ठीक है? वैसे एकदम बेसिक चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और चलिए, तो आप लोग समझ, ठीक है? तो भव्य और आर्यमन, ठीक है? तुम लोग समझो, अगर कोई दिक्कत आता है तो वो लास्ट में क्लास के बाद फिर से समझा दूंगा, ठीक है? तो अभी ज्यादा कुछ बताया नहीं हूँ मैं, सामने लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग वापस बता रहा था मैं, वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो ओबे, ये मेन थर्ड वाला क्राइटेरिया सबसे मेन है। पैरेललोग्राम और वेक्टर और ट्रायंगल, तीनों एक ही नाम है, ठीक है? जैसे आपका मेरा घर का नाम अलग होता है, स्कूल में अलग होता है, दोस्त लोग प्यार से अलग बुलाते हैं, वैसा ही ये तीनों एक ही नाम है। एंड ऑल्सो ओबे पैरेललोग्राम और वेक्टर और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है? उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो ओबे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोलिए, या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलिए, या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, देन ओनली दैट क्वांटिटी इज विल बी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो वेक्टर के लिए कितना क्राइटेरिया होना चाहिए? 1, 2 या 3? 3 क्राइटेरिया। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर लॉ ऑफ ठीक है, एडिशन। शुड ऑल्सो ओबे या शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलिए, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोलिए, या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलिए, ठीक है? तो any physical quantity which is having magnitude as well as direction and also obey vector law of addition, then only that quantity is called as vector quantities, ठीक है? तो अभी के लिए बस आप ये समझ, मतलब ये नाम जान लीजिए, ये क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, और उसके बारे में पूरा डिटेल से एक क्लास हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है? इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है? तो वेक्टर का एग्जांपल बताइए आप लोग, क्या क्या होता है, कोई बताओ? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारा होता है। तो वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो आपको बताया मैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको मेजर किया जा सकता है। एग्जांपल लिखा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं स्केलर, एक को कहते हैं वेक्टर। स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। स्केलर का एग्जांपल बोलेगा तो क्या बोलेंगे? प्रेशर, स्पीड, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, ये सब, डिस्टेंस,
वेक्टर वेक्टर का डिफिनेशन बोलेगा तो क्या बोलेंगे? वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? Magnitude, direction, and should obey मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन parallelogram. एंड आल्सो ओबे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एग्जांपल पूछेगा तो क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, चलिए, हाँ बोलो बोलो। सर वेट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या? सर वेट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेट, वेट न बोल रही हो? यस सर। वेट, वेट मतलब फोर्स होता है। जैसे वेट है तो वेट कौन लगाता है? अर्थ लगाता है। अर्थ खींच रहा है तभी वेट लग रहा है। तो वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ या ग्रेविटी। तो वेट एक फोर्स है तो फोर्स में काउंटेड है। समझ में आया? ठीक है, कोई भी फोर्स हो, कोई भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, सब फोर्स में काउंट होगा। ठीक है, वेट भी आपका, जैसे मास है, मास को क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे कि वेक्टर कहेंगे? Scalar. स्केलर। मास में सिर्फ 2 kg 5 kg ये सब होता है। ठीक है, लेकिन वेट आपका वेक्टर, वेट फोर्स है इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। तो वेक्टर का डिफिनेशन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सफिशिएंट है क्या? नहीं। नो ठीक सर। है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस कर दिया हूं। अब करंट पे वापस आ जाते हैं। करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है, यानी इसमें क्या नहीं है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। Triangle law. यानी ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यानी इसको लिख देता हूं मैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग को पता नहीं रहता है। 12th में भी आने के बाद लोग को लगता है कि पढ़े नहीं रहते हैं, तो उनको लगता है करंट में डायरेक्शन है तो उसको स्केलर कहते हैं, सॉरी वेक्टर कह देते हैं, लेकिन वेक्टर नहीं है। करंट इज हैविंग मैग्नीट्यूड, करंट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, but it is not a vector quantity, not a vector quantity, because it does not follow, yeah, it does not obey parallelogram law of addition या vector law of addition या triangle law of addition। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा करंट, अगर कोई पूछता है कि करंट में डायरेक्शन होता है तो क्या बोलेंगे? हाँ कि ना? ठीक है, करंट में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है तो इसको वेक्टर कहेंगे क्या? नहीं। ठीक है, क्यों नहीं कहेंगे वेक्टर? ठीक है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, क्योंकि द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड आल्सो ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो करंट के पास दो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन है, लेकिन ये पैरेललोग्राम या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो करंट वेक्टर नहीं है तो क्या, अब इसको क्या बोलेंगे? तो अब वेक्टर, तो इसको हम लोग स्केलर कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ऊपर लिखा था देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आपके पास 2 डब्बा दिया हुआ है, अब वो वेक्टर में नहीं डाल सकते हैं, करंट को वेक्टर में नहीं डाल सकते हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, स्केलर। इसलिए करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। Sir, हाँ बोल। sir, but इसमें करंट में डायरेक्शन का थोड़ा सिग्निफिकेंस तो रहता ही है ना। रुको तो अभी तुमको समझाता हूँ मैं ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, उसके बाद तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं सर, वो नहीं, मतलब हाँ डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस तो रहेगा ही ना करंट में। नहीं, भले ही वो वेक्टर नहीं है, पर टोटल नहीं, डायरेक्शन वो वायर में फ्लो हो रहा है वो ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन जब हम, तुम पहले रुको तो 5 मिनट, पहले वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन समझाता हूं मैं, फिर उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस। ठीक है ना, चलिए। तो देखो 2 टर्म आप लोग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों टर्म सब लोग सुने हैं पहले से,
हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका घर है, होम स्वीट होम, ठीक है। अभी मान लो ये क्लास है, ठीक है। लॉकडाउन के पहले का सिनारियो, जब दिन अच्छे हुआ करते थे, ठीक है, अभी दिन भर घर पे ही रहना पड़ता है, ठीक है। मान लो ये घर है और ये क्लास है, ठीक है। तो आपको घर से क्लास जाना है, तो आप ऐसे निकले, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, और ये ऐसे है, ठीक है। अगर आपके पास उड़ने का कैपेबिलिटी होता या आपके पास पर्सनल जेट होता, तो आपके घर से आप डायरेक्ट जेट से ऐसे चले जाते हैं, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, ठीक है। 1 वाले को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कहेंगे? Distance. 1 वाला डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, एक्चुअल हम लोग चल के गए जैसे, उसको डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ठीक है, या ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? Sir, it is the shortest distance between two distinct points. हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट Yes, पाथ sir, it is the shortest path. हाँ, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। शॉर्टेस्ट यानी शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपको क्या करना होगा, ये 2 पॉइंट है ए और बी, इन दोनों को शॉर्टेस्ट पाथ से ज्वाइन करना है, तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, हाँ कि ना? और कोई ऑप्शन है क्या? No, sir. यानी ए से बी पहुंचना है शॉर्टेस्ट पाथ में, तो एक ही डायरेक्शन में आपको ट्रैवल करना होगा, यही डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तभी शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंच पाएंगे। Yes, sir. ठीक है? यानी शॉर्टेस्ट पाथ का डायरेक्शन फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है? Sir, fix. फिक्स होता है। लेकिन डिस्टेंस के लिए तो बहुत सारा रास्ता हो सकता है, आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, आप ऐसे घूम के जाइए, गोलगप्पा खा के जाइए, दोस्त से मिलते हुए जाइए, कैसा भी जाइए, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन फिक्स होता है क्या? नहीं। तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल कितना आप चले, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग और एंड को ज्वाइन कर देते हैं, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं आपको बेसिक समझाया, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे, अभी के लिए आपको इतना ही समझना है, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें हैं। केस 1, ठीक है, मैं ए से स्टार्ट किया, 4 मीटर ट्रैवल किया, बी पे पहुंचा, फिर बी से मैं सी जा रहा हूं 3 मीटर, ठीक है। पूछेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ए से सी में, क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, 7. ए से सी जाने में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो ए से बी 4 मीटर गए और बी से सी 4 मीटर गए, तो 4 + 3 यानी 7 मीटर। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, ए से सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 7 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, स्टार्ट ए है, एंड सी है, उसको इंटरमीडिएट से कोई मतलब नहीं है, बी से स्टार्ट और एंड को ज्वाइन कर दो, ए और सी को ज्वाइन कर दो, तो ये भी एक ए और सी को ज्वाइन कर दिए, तो ये लाइन और ऊपर वाला लाइन सिमिलर ही होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. तो वो भी 7 ही आएगा। किसी को भी कोई डाउट है समझने में? नहीं। तो ये भी 4 + 3 आपका 7 मीटर होगा, ठीक है। चलिए केस 2 देखेंगे। मान लो ए से बी गए, वही 4 मीटर गए, और बी से अब क्या किए, वापस आ रहे हैं सी पे, आके रुक गए, उसी रास्ते वापस आ रहे हैं 3 मीटर। ए से बी गए आगे और बी से वापस सी आ गया, ए से बी आगे गए और बी से सी पीछे आ रहे हैं 3 मीटर। मुझे बताओ डिस्टेंस कितना कवर किए? 7 मीटर। Sir, 1. 7 मीटर। नहीं, डिस्टेंस 7 होगा कि 1 होगा? 7 मीटर। So 7 डिस्टेंस मतलब कितना आप चले, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ए से बी कितना चले थे हम लोग? 4 मीटर, हाँ कि ना? Yes, sir. और बी से सी कितना चले? 3 मीटर। उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है डिस्टेंस को, तो टोटल हम लोग कितना चल दिए?
7 मीटर। तो 4 + 3 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 मीटर। So 1 meter. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है हम लोग का, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? Sir A. ए से, और एंड कहाँ कर रहे हैं? Sir C. सी पे। तो ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला। तो ये कैसे निकालेंगे? तो टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा। किसी को भी कोई डाउट है थोड़ा भी समझने में? तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 4 - 3 की है तो 1 मीटर आएगा। चमका सब लोग को? समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. केस 3 करेंगे। ठीक है, मैं ए से बी गया, ठीक है, बी से टर्न ले लिया, टर्न 90 डिग्री का टर्न, और सी चला गया। ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है सी पे। मुझे बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मैंने? Sir, 7. 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस देखेंगे तो ए से बी 4 मीटर ट्रेवल किए, बी से सी 3 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? 7 मीटर। 4 + 3 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? Sir, 5. 5 Sir meters. 5 meter. 5 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग कैसे निकालें? Sir, hypotenuse. हाँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए है, और एंड पॉइंट क्या है? Sir C. Sir, C. सी है। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो ए और सी को ज्वाइन कर दिए तो ये लेंथ होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस से क्या होगा? तो 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो वो 25 होगा। 25 का √5 मीटर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ आप लोग, ठीक है, तीनों केस में टोटल वैल्यू निकालने के लिए, टोटल वैल्यू ए से बी और बी से सी का, किस केस में डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो रहा है? डिस्टेंस वाले केस में या डिस्प्लेसमेंट वाले केस में? Sir, distance. डिस्टेंस। डिस्टेंस में इससे मतलब है क्या कि किस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हैं? नो सर। नहीं, डिस्टेंस को किससे मतलब है? कितना ट्रैवल कर रहे हो, किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, उससे कोई रोल है क्या उसका? No, sir. नहीं। इसलिए डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं। फिर बोलोगे सर जा तो रहे आगे पीछे, नहीं, तो डायरेक्शन का लेकिन कोई रोल नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट का देखेंगे तो पहले केस में ए से बी और बी से सी दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है कि डिफरेंट है? ए से बी और बी से सी दोनों डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? ए से बी गए आगे गए, बी से सी गए आगे गए, दोनों डायरेक्शन सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट में टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पाइथागोरस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? Sir, add. ऐड कर रहे हैं। सेकेंड केस में ए से बी और बी से सी दोनों डायरेक्शन सेम है क्या? नो सर। नहीं, वो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, अपोजिट है। तो उस केस में हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? Sir subtract. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड केस में ए बी और बी सी का डायरेक्शन सेम है क्या? No, sir. No दोनों sir. के बीच एंगल कितना है? Sir, 90 degree. 90 डिग्री। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट टोटल निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? पाइथागोरस लगा रहे हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू निकाल रहे हैं। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगा रहे हैं। यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो टोटल वैल्यू निकालने का तरीका भी चेंज हो रहा है, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, जैसे केस 1 में दोनों डायरेक्शन सेम था तो टोटल निकाले ऐड करके, केस 2 में दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो टोटल निकाले सब्ट्रैक्ट करके, थर्ड केस में 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगाएं। यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो टोटल वैल्यू निकालने का तरीका चेंज हो रहा है, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो ऐसे एडिशन को, ऐसा एडिशन जिसमें एडिशन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है, वैसे चीज को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यानी उस केस में हम लोग दो चीज को ऐड करेंगे डायरेक्शन के बेसिस पे। डायरेक्शन के बेसिस पे मतलब एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे मतलब जैसे पहले केस में ए
ए से बी आगे है और बी से सी आगे है, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है? दो सेम लाइन है तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 0 डिग्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। दोनों सेम लाइन है, तुम भी मैं भी आगे जा रहा हूँ, ये भी आगे जा रहा है, वहीं पे आगे और पीछे, तो इसमें एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। और थर्ड केस में 90 डिग्री है, यानी एंगल चेंज हो रहा है तो टोटल वैल्यू निकालने का तरीका यानी एडिशन करने का तरीका भी चेंज हो रहा है। तो यानी दो चीज के डायरेक्शन पे टोटल वैल्यू निकालने का तरीका चेंज हो रहा है। इसी चीज को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन उस केस में टोटल ऐड करने के लिए सिंपल आंख बंद करके सिंपल एडिशन नहीं करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस के केस में, डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल है क्या? नो सर। नहीं। आप आगे जाइए पीछे जाइए, एंगल 90 से टर्न लीजिए, लेकिन टोटल वैल्यू सेम है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन। और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग स्पेशल एडिशन कर रहे हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, और इसी स्पेशल एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इस पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के बारे में और डिटेल से हम लोग एक दो क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो बस आप ये समझ रहे हैं ना कि मतलब सिंपल एडिशन डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। वहीं पे वेक्टर क्वांटिटी में सिंपल एडिशन नहीं होता है, वहां पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू निकालते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को थोड़ा थोड़ा? यस सर। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का टोटल वैल्यू निकालने के लिए सिंपल एडिशन नहीं कर रहे हैं और स्पेशल एडिशन कर रहे हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उस चीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और वो स्पेशल एडिशन का ही नाम होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अब करंट के बारे में देखेंगे। करंट के बारे में करंट तो करंट में देखिए, मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक वायर है। ठीक है, ये दोनों मिला और ये वायर बन गए। ठीक है, याद रखना जैसे मान लो ये एक रोड है, ये भी एक रोड है और ये एक रोड है। ठीक है, मान लो इसमें 5 आदमी आ रहा है, इसमें 3 आदमी आ रहा है, इस रोड से 3 आदमी आ रहा है, इस रोड में कितना आदमी जाएगा? सर 7। 7। 8 एक गायब हो गया। एक लापता हो गया। ठीक है, तो 5 + 3 8, तो इस रोड में 8 जाएगा। सेम करंट के केस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, करंट में भी आपको जैसे ये वायर में मान लो 2 एम्पियर करंट है और इस वायर में 3 एम्पियर करंट है, तो पूछेगा थर्ड वायर में कितना करंट होगा, तो क्या बोलेंगे? सर 5 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें ये दोनों वायर के बीच में क्या एंगल है उससे मतलब है क्या टोटल वैल्यू को? नो सर। नहीं। अगर वायर को आप ऐसे भी कर दीजिएगा, ऐसा भी, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो भी ये टोटल 5 होगा। यानी इन दोनों के बीच कुछ भी एंगल चेंज कीजिए तो भी ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है। तो यानी ये दोनों वायर के बीच का जो एंगल है उस एंगल से टोटल वैल्यू को कोई मतलब है क्या? नो सर। नहीं। तो यहाँ पे हम लोग टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? सिंपल एडिशन कर रहे हैं या स्पेशल एडिशन कर रहे हैं? सर सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन। और आपको बताया मैं सिंपल एडिशन किस में करते हैं? वेक्टर में करते हैं कि स्केलर में करते हैं? स्केलर में। इसलिए यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसके वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। चमका आप लोग को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। इसलिए लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में कैसा एडिशन होता है? स्पेशल एडिशन होता है या सिंपल एडिशन होता है? सर सर सिंपल एडिशन। फॉलो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन मतलब जो बचपन में पढ़े हैं, 2 + 2 = 4। डायरेक्शन का भी 2 + 2
करने वक्त कभी हम लोग सोचे हैं क्या कि ये दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? कभी ऐसा सोचे हैं क्या? No, sir. नहीं। लेकिन वहीं पे अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता कि आप 2 आगे गए और 2 पीछे गए, तो इस केस में टोटल कितना हो जाता? Sir, 0. 0, क्योंकि इसमें ऐड करने में डायरेक्शन भी काउंट करना होगा कि 2 आगे गए और पीछे जाना है तो उसको नेगेटिव लेंगे तब जाके 0 होगा। ठीक है, यानी वेक्टर क्वांटिटी में सिंपल एडिशन ही करते हैं, उसमें स्पेशल एडिशन करते हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। चमका? Yes, sir. तो स्केलर क्वांटिटी फॉलो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। ये सब बेसिक चीज है, ये सब आपको आना चाहिए स्टार्टिंग में ही। देखिए याद रखिएगा, ये 1 मंथ में ही अपना बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए, सो दैट आगे के कोई भी चैप्टर में ये सब चीज आए तो आपको तुरंत कि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं और ये सब पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। एकदम प्यार से हम लोग पढ़ेंगे, कहीं पे भी किसी को भी तकलीफ है तो स्केलर क्वांटिटी फॉलो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो स्पेशल एडिशन which depends on direction and known as parallelogram law of addition। ठीक, current follow सिंपल एडिशन। ठीक है, सिंपल एडिशन फॉलो करते हैं करंट, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते, इसलिए करंट को हम लोग वेक्टर नहीं कहते हैं। अभी तक जितना बताया सब लोग को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए करंट में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। चमका? ये विजय Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर का डेफिनेशन बताया, आपको एग्जांपल बताया, आपको करंट का एक एक्सेप्शन बताया कि उसमें डायरेक्शन भी है लेकिन वो वेक्टर नहीं था, क्यों नहीं था वो समझाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली भी और डायग्राम में भी। ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और डायग्राम में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। किसी को भी कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिए। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो डायग्राम में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन ड्रॉ करके। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए और उसमें एरो लगा देते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसमें एरो लगा दिए, इसको वेक्टर। तो डायग्राम में स्ट्रेट लाइन विथ एरो। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एरो। ठीक है, एरो यहाँ पे क्या बता रहा है वेक्टर का? एरो क्या बता रहा है? Sir, direction. So direction. डायरेक्शन। तो इस केस में एरो आपका बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और लाइन का लेंथ क्या बताएगा? So magnitude. उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे कि मान लो 2 आपने वेक्टर बनाया, एक ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, तो किसका लेंथ बड़ा है? 1 और 2 में किसका लेंथ बड़ा है? So 2. Sir, second. 2 सेकेंड का। तो जिसका लेंथ बड़ा है यानी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यानी लेंथ ऑफ लाइन प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, लाइन का लेंथ बड़ा होगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लाइन आपको प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कंपेयर करने में मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर दिया हुआ है तो दोनों का लेंथ अलग अलग है तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा।
जिसका लेंथ छोटा है उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? कैपिटल लेटर विथ एरो ओवर इट। कैपिटल लेटर विथ एरो ओवर इट। ठीक है, तो वेक्टर को हम लोग कैपिटल लेटर में एरो लगा देते हैं। जैसे ये ए है, ए के ऊपर एरो लगा दिए तो ये वेक्टर हो गया। जैसे फोर्स है, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, तो फोर्स के ऊपर एरो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? Yes, sir. लगा ठीक है, फोर्स कैसा क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? Sir, vector. वेक्टर, तो उसके ऊपर लगा सकते हैं। मान लो करंट आई है तो करंट के ऊपर लगा सकते हैं क्या एरो? No, sir. नहीं, करंट क्योंकि वेक्टर है क्या? No, sir. नहीं, तो करंट वेक्टर नहीं है तो उसके ऊपर नहीं लगा सकते। मान लो वेलोसिटी है तो उसके ऊपर लगा सकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो जैसे ऊपर वेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम लोग ऐसे लिख, ए वेक्टर, ए पे एरो लग गया यानी ए वेक्टर है यहाँ पे। तो जिस भी लेटर के ऊपर एरो लग गया यानी वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. ठीक है, जैसे फोर्स के ऊपर एरो लगा दिए यानी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसको डायग्राम में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन ड्रॉ करके उसमें एरो लगा देते हैं। ठीक है, और ये एरो के साइड में जो एंड पॉइंट होगा, एरो के साइड में जो एंड पॉइंट होगा, एरो के डायरेक्शन में जो एंड पॉइंट है उसको कहते हैं हेड। एरो के डायरेक्शन में जो एंड पॉइंट है उसको हेड कहेंगे। तो कॉमन सेंस से बताइए इसको क्या कहेंगे हम लोग? Sir, tail. टेल। ठीक है, तो एरो के डायरेक्शन वाला पॉइंट होता है एंड पॉइंट हेड, तो दूसरे डायरेक्शन वाला क्या होता है? टेल। ठीक है, तो डायग्राम में वेक्टर को स्ट्रेट लाइन विथ एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, एरो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और इस लाइन का लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, लिखते कैसे हैं? कैपिटल लेटर के ऊपर एरो लगा के। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर is written as। तो जैसे मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो मॉड लगाते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, जैसे इसको कहते हैं मॉड ए वेक्टर। मॉड ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये बचपन वाला वो मॉड नहीं है कि -2 में मॉड लगा दिए तो वो 2 हो गया। ये वाला मॉड नहीं है, बस लिखने का तरीका है। ठीक है, कि वेक्टर में मॉड लगा दिया। देखो ए वेक्टर लिखा हुआ है ऐसा, तो ये वेक्टर है यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करेंगे? मॉड लगा देंगे। मॉड मतलब क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बोलो। मॉड ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिंपल मॉड ए वेक्टर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? लेंथ। अभी आपको बताया मैं ऊपर में, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? बोलो, मैग्नीट्यूड मतलब क्या? लेंथ। आप लोग थोड़ा सोच के बताओ, आप लोग थोड़ा सोच के बताओ, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है क्या? Yes, sir. ठीक है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है। मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है क्या? No, sir. नहीं, 0 हो सकता है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। नहीं, क्यों? मैग्नीट्यूड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है? तो वो सिर्फ एक क्वांटिटी बताता है। मैग्नीट्यूड लेंथ बताता है। याद रखना, मैग्नीट्यूड क्या बताता है? लेंथ। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, लेंथ 0 हो सकता है क्या? यस सर। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग, जो भी लोग, आप लोग आधे घंटे से जहां पे बैठे हैं वहीं पे बैठे हैं, हाँ कि ना? तो आपका अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट आधे घंटे में कितना हुआ है तो क्या बोलेंगे? Sir, 0. 0। तो 0 मैग्नीट्यूड 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
Yes, sir. ठीक है, तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो Yes, sir. सकता है। सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, Yes, sir. ठीक है, पॉजिटिव तो होता ही है। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है क्या? No, No, sir. sir. नहीं, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो जैसे कभी कभी देखिएगा, कभी वेक्टर में नेगेटिव लगा हुआ है, तो हमेशा याद रखना कोई भी चीज नेगेटिव है ना, वो डायरेक्शन की वजह से है। कोई भी चीज नेगेटिव होता है ना, वो डायरेक्शन की वजह से है। नेगेटिव क्या बताता है? जैसे मान लो -2, यानी तुम पीछे जा रहे होगे। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट -2 है, यानी वो पीछे गया होगा। माइनस साइन क्या बताता है? डायरेक्शन, कि वो पीछे गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड निगेटिव होता है क्या? हाँ कि ना? No, sir. नो नहीं। सर। मैग्नीट्यूड 0 होता है क्या? Yes, यस sir. सर। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो हम लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, हाँ कि ना? Yes, ठीक है, sir. तो इसमें दोनों कवर हो जाएगा। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 0 भी पॉसिबल है और पॉजिटिव भी पॉसिबल है। क्लियर है सबको? ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होता है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई चीज नेगेटिव है वेक्टर में तो वो डायरेक्शन की वजह से है। ठीक है, कोई आगे गया तो कोई पीछे गया, तो पीछे वाला नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर is non-negative quantity, non-negative quantity, यानी 0 एंड पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर के ऊपर एरो लगा के, डायग्राम वाइज स्ट्रेट लाइन विथ एरो। एरो के डायरेक्शन में जो एंड पॉइंट है उसको क्या कहते हैं हम लोग? Sir, tail. Sir, head. हेड। एरो के डायरेक्शन में जो एंड पॉइंट है, Sir, हेड। head. हेड। Yes, sir, head. हाँ, आपको पहले भी समझाया सब लोग को, हर बनाना नहीं है, सुनो अच्छे से। और एरो के अपोजिट वाला डायरेक्शन को क्या कहेंगे? पॉइंट को क्या कहेंगे? Sir, Sir, tail. tail. टेल। ठीक है, एरो क्या बताता है? Sir, Sir, direction. direction. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इतना सर मत कहो, सिर्फ आंसर करो। सर सर सर, इतना सर क्या सुन के करेंगे। और वो लाइन का लेंथ क्या बताता है? Magnitude. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लाइन का लेंथ अगर मान लो 2 वेक्टर दिया हुआ है, तो लाइन का लेंथ, जिसका लाइन का लेंथ छोटा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सोच के बताओ, हम लोग 2 वेक्टर दिया हुआ है, मान लो 2 वेक्टर दिया हुआ है, उन दोनों का क्या कंपेयर कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं कि डायरेक्शन कंपेयर करते हैं? क्या कंपेयर करते हैं? मैग्नीट्यूड। Magnitude. कभी डायरेक्शन कंपेयर कर सकते हैं क्या, कि ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन से बड़ा है, ऐसा कभी कह सकते हैं क्या? No, sir. नहीं। कभी भी किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कंपेयर किया जा सकता है क्या, No. कि ये डायरेक्शन बड़ा है, ये डायरेक्शन छोटा है, ये डायरेक्शन है ही नहीं? तो याद रखिएगा, कभी भी हम लोग डायरेक्शन कंपेयर नहीं करते हैं। जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं क्या? मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन कंपेयर नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं। ठीक है, और लिखते कैसे वेक्टर को? कैपिटल लेटर के ऊपर एरो। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड लगा के। ठीक है, और ये आपका मैग्नीट्यूड कैसा क्वांटिटी है? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक, चलिए अब। सर हाँ, बोल बोल। सर सर स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती ना? स्केलर में तो मैग्नीट्यूड है। हाँ, तो सर वर्क भी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट हम कहते हैं कि किसी बॉडी ने नेगेटिव वर्क किया है, तो सर वो वैसा अलग अलग सेंस है, वो सब तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल बताता है। वो कि तुम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो रहा है। सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। वो वहां पे नेगेटिव मतलब ऐसा थोड़ी है कि वहां पे वर्क नहीं हुआ है, वर्क हुआ है, लेकिन फिजिक्स के सेंस में उसका मतलब क्या हुआ कि जब भी देखो फोर्स तुम ऐसे लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ऐसा हो रहा है,
और ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है नेगेटिव वर्क डन होता है। तो नेगेटिव वर्क क्या बताता है फिर? ऐसे नॉर्मली प्रैक्टिकल सेंस में नेगेटिव वर्क डन थोड़ी होगा। जैसे मान लो कि पढ़ोगे तो कूली सामान ले जा रहा है, तो उस केस में वर्क डन 0 होता है, लेकिन एक्चुअल में वर्क तो कर ही रहा है। लेकिन फिजिक्स के सेंस में क्या, उस सेंस में क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है। तो फिजिक्स के सेंस में ये मतलब होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 होगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो वो निगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि तुम्हारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ये सिग्निफाई करता है। समझ में आ रहा है? यस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ठीक। मान लो ये एक ए वेक्टर है, मान लो ये एक ए वेक्टर है, मैं ऐसा ही सिमिलर एक और बनाया यहाँ पे। मुझे बताओ लेंथ वाइज दोनों सेम है, लेंथ वाइज दोनों सेम है, डायरेक्शन दोनों का सेम लग रहा है कि डिफरेंट लग रहा है? सेम। सेम लग रहा है। तो लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों वेक्टर सेम है, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर सेम है। ठीक है, आप यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं तो भी सेम आएगा। ठीक, मान लो कि मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया, ए और डी को आप सेम कह सकते हैं क्या? No, sir. नो सर। दोनों में क्या डिफरेंस है? मैग्नीट्यूड। Sir, magnitude. दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो इसलिए ए और डी को सेम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मान लो एक मैंने ई वेक्टर बनाया, लेंथ वाइज सेम है, ए और ई को सेम बोल सकता हूँ क्या? No, नो sir. सर। नहीं, क्या डिफरेंट है इसमें? Sir, Direction. डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, मान लो कोई एफ वेक्टर ऐसे बनाया, ए और एफ सेम होगा क्या? No, sir. नहीं। ठीक है, तो ए और बी सेम है, ए और सी सेम है, यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे मान लो ये वेक्टर है, तो इसको उठा के कहीं भी पैरेलली तुम डाल दो, इसको उठा के कहीं भी पैरेलली डाल दो तो वेक्टर चेंज होगा क्या? No, sir. पैरेलली डालना मतलब डायरेक्शन सेम रखना, और इसी को उठा के डाल रहे हैं यानी मैग्नीट्यूड भी सेम रख रहे हैं, तो वेक्टर चेंज होगा क्या? No, sir. नहीं। No, sir. ठीक है, जैसे कि मान लो तुम यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करो या एक्स एक्सिस यहाँ ड्रॉ करो, दोनों तो एक्स ही एक्सिस होगा ना, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ अ वेक्टर इज पैरेलली शिफ्टेड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, पैरेलली शिफ्टेड मतलब डायरेक्शन हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी इफ अ वेक्टर इज पैरेलली शिफ्टेड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, पैरेलली शिफ्ट होना मतलब डायरेक्शन सेम रखना। इफ अ वेक्टर इज पैरेलली शिफ्टेड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड then vector will remain same. किसी वेक्टर को पैरेलली उठा के आप शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलली शिफ्ट करना मतलब क्या सेम रखना? Sir, magnitude and direction. हाँ, पैरेलली शिफ्ट करना मतलब डायरेक्शन सेम रखना, और मैग्नीट्यूड भी अगर सेम रखते हैं तो वेक्टर भी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। सबको क्लियर है ये बात? यस। Sir, तो magnitude equal कैसे हुआ? इक्वल कैसे हो? बस उसी को उठा के डाल रहे हैं। तुम जहां पे हो, तुम रूम में हो, हॉल में चली जाओगी तो तुम ही रहोगी ना, उस मतलब सेम लॉजिक से एक को उठाए और दूसरे जगह रख दिए, तो लेंथ उसी को उठा के रख रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड लेंथ तो सेम रहेगा ना। Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे
एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, मैं पहले लिख देता हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं, फिर बाकी आपको क्वेश्चन दूंगा। तो ज्वाइन इधर हेड, ज्वाइन इधर their head or their tail, then included angle will be answer. If their heads or tails are not joined together, then parallelly shift any one vector. ठीक है, तो आज के बाद से याद रखिएगा, अगर पूछेगा दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो याद रखना दोनों का हेड को ज्वाइन कीजिए या दोनों का टेल को ज्वाइन कीजिए, तो उन दोनों के बीच जो इंक्लूडेड एंगल होगा वही आंसर होगा। ठीक है, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, या तो दोनों का हेड ज्वाइन होना चाहिए या दोनों का टेल, ऐसा नहीं हेड टेल ज्वाइन होना चाहिए, याद रखिएगा एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन नहीं होना चाहिए एंगल निकालने के लिए, या तो दोनों का हेड या दोनों का टेल। हेड और टेल समझ में आता है ना वेक्टर में? अब आप लोग को ये वेक्टर है तो ये वाला पॉइंट क्या है सर हेड। सर हेड। हाँ, और ये वाला टेल है, फिर इतना सर मत बोलो यार। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए क्या ज्वाइन होना चाहिए? सर हेड टू हेड। हेड टू हेड या टेल टू टेल, तो इंक्लूडेड एंगल आंसर होगा। अगर नहीं ज्वाइन है तो क्या करेंगे, किसी एक को शिफ्ट कर देंगे, किसी एक को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे सच दैट कि दोनों का हेड ज्वाइन हो जाए या टेल टेल ज्वाइन हो जाए, तब जाके इंक्लूडेड एंगल आंसर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये मान लो 40 डिग्री दिया हुआ, मुझे बताओ ए और बी का आपस में क्या ज्वाइन है? टेल। ठीक है, तो ए का टेल यहाँ पे है, बी का भी टेल यहीं पे है, क्योंकि एरो उस साइड है, तो दोनों का टेल टेल ज्वाइन है, तो ज्वाइन भी यही होना चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। तो इंक्लूडेड एंगल कितना है इसमें? सर 40 डिग्री। 40 डिग्री, तो आंसर 40 डिग्री होगा। चमका? तो यही आंसर। ठीक, मान लो एक ऐसा है एक ऐसा है, ये ए है ये बी है, मुझे बता ए और बी का यहाँ पे क्या ज्वाइन है? सर टेल और हेड। ए का क्या यहाँ पे है? हेड। हेड। और बी का यहाँ पे क्या है? सर टेल। टेल। तो एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन है, तो ज्वाइन होना चाहिए या तो हेड हेड या टेल टेल। तो अगर यहाँ पे हेड और टेल आपस में ज्वाइन है तो क्या करेंगे इस केस में? पैरेलली शिफ्ट करेंगे। तो पैरेलली शिफ्ट किसी एक को कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ए तो एज इट इज रहने देंगे, बी आपका यहाँ पे था, बी आपका ऐसा था, ये बी था, हम लोग क्या किए, बी को उठा के पैरेलली शिफ्ट करना वाला चीज आपको अभी चमकाया था मैं। पैरेलली शिफ्ट करना मतलब किसी भी वेक्टर को उठा के आप डायरेक्शन कहीं पे भी डाल सकते हैं, बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो वेक्टर भी सेम होगा। तो मुझे बताओ पहले का बी और अभी का बी डिफरेंट है कि सेम है? सेम। सेम है। तो लेकिन शिफ्ट करने से अब ग्रीन और ब्लैक का आपस में क्या ज्वाइन है? हेड। दोनों का हेड ज्वाइन है, हाँ कि ना? यस सर। और एंगल भी हेडेड या टेल से आएगा, तो अभी इंक्लूडेड एंगल कितना होगा? सर 70। सर 70। तो ये वाला एंगल लेंगे, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस 110, तो उससे आपका 70 आएगा, तो आंसर 70। चमका? यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है जिंदगी में? यस सर। यस। तो इसमें बी शिफ्ट किया ना, ए को शिफ्ट करके देखते हैं।
मान लो ये बी बी था और ये ए था, ठीक है। तो मैं ए को शिफ्ट कर दिया, ए को शिफ्ट किया, ठीक है, यहाँ पे। अब मुझे बताओ ए को शिफ्ट किया तो ए और बी का आपस में क्या ज्वाइन हो गया? Tail. टेल। तो यही ये वाला इंक्लूडेड एंगल होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये भी 70 डिग्री ही होगा। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. नहीं, तो आंसर 70 डिग्री होगा। सबको क्लियर है कैसे एंगल निकालना है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो एंगल निकालने के लिए क्या ज्वाइन होना चाहिए दोनों वेक्टर का? Head to head, tail to tail. हेड टू हेड या टेल टू टेल। अगर नहीं ज्वाइन है तो क्या करेंगे? Parallel shift. पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और पैरेलल शिफ्ट इस तरह करेंगे कि हेड हेड और टेल टेल ज्वाइन हो जाए, तो इंक्लूडेड एंगल आंसर होगा। क्लियर है एकदम सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लोग सॉल्व कीजिए और सारे का आंसर एक बार फिर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। और किसी को डाउट आएगा तो अभी डिस्कस करेंगे तो आंसर, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। और सर अगर डायग्राम में वेक्टर बी को वेक्टर ए के टेल के साथ ज्वाइन कर देंगे तो फिर एंगल कितना होगा? वेक्टर समझा नहीं, एक मिनट। वेक्टर बोलो, क्या बोल रही? सर वेक्टर बी को अगर हम पैरेलली शिफ्ट कर देंगे और वेक्टर ए के टेल से ज्वाइन कर यहाँ पे देंगे, ऐसा, सॉरी yes, सॉरी, sir. अभी तो वही होगा ना यार, ये तो जा क्यों नहीं रहा है? ये ऐसा होगा तो पैरेलल लाइन में तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है, तो ये 70 ही आएगा ना फिर भी। तो Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. तो किसी भी केस में तुम किसी को भी शिफ्ट करो, कहीं भी शिफ्ट करो, बस हेड हेड और टेल टेल ज्वाइन हो जाएगा ना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, और वही आएगा। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. ठीक, चलिए। तो फाइंड, एकदम आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, बोलना नहीं है आंसर, टाइप कर दीजिएगा। फाइंड एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर। बस एंगल निकालना है, आप देख के आंसर बता सकते हैं कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। सब लोग देख सॉल्व कीजिए। सर हाँ बोल। सर जो लास्ट वाला है उसमें मतलब जो अपन बनाते हैं जो ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसमें जो एरो का साइन रहेगा वो कहीं भी हो सकता है कि जो फिगर है उसके हिसाब से डालना है? फिगर के हिसाब से ही डालना है। तुम लोग सॉल्व करो तो 5 मिनट, फिर उसके बाद मैं समझा दूंगा सब। तुम बाकी सॉल्व करो, तुम तो आंसर लिखे भी हो। सब लोग सॉल्व कीजिए और आंसर लिखिए, फिर मैं भी डिस्कस करूंगा, उससे मैच कर लीजिएगा।
एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट केस में दोनों का क्या ज्वाइन है आपस में? टेल। टेल। बी का भी टेल यहाँ पे, बी ए का भी टेल जो यहाँ पे है, तो दोनों का टेल टेल या हेड है, तो इंक्लूडेड एंगल 50 डिग्री है। सेकेंड में कि दोनों का क्या ज्वाइन है? टेल और हेड। बी का टेल यहाँ पे है और ए का हेड है, तो इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा क्या? यस सर। ठीक है, तो इसमें मान लो ए को शिफ्ट कर देता हूं, आप किसी को भी शिफ्ट कीजिए आंसर सेम आएगा। तो इंक्लूडेड एंगल ये वाला होगा, तो वो 120 है, तो ये 60 डिग्री होगा। किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। आप बी को नीचे शिफ्ट कीजिएगा तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड केस में मान लो ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो इस केस में भी हेड टेल ज्वाइन है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ये इंक्लूडेड एंगल 140 डिग्री होगा। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. नहीं। थर्ड केस में भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब फिफ्थ केस में देखेंगे, तो फिफ्थ केस में या तो हेड हेड ज्वाइन कीजिए या टेल टेल। ए का टेल यहाँ पे है, बी का टेल यहाँ पे है, तो दोनों को ज्वाइन कैसे करेंगे? तो ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे बॉस, कोई अलग से कोई लाइन नहीं ड्रॉ करते हम लोग। ठीक है, पैरेलली शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो पैरेलली शिफ्ट कैसे करेंगे? तो बी को उठा के ऐसे ही ए पे ही डाल देंगे। मुझे बताओ, बी को उठा के ए पे डाल दिए तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या बी का? नो सर। नो सर। नहीं, यानी ए भी इसी डायरेक्शन में है, बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक है, किसी को अगर 180 लग रहा है तो आप देखिए, ऐसा समझिए, ये दो लाइन ऐसा है, ये अभी एंगल 30 डिग्री है। अब अगर ये लाइन को पास लाएंगे, ऐसे पास लाएं, तो एंगल कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम। कम। और पास लाएंगे और कम होगा, एक दूसरे के ऊपर डाल देंगे तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा? 0 degree. 0 डिग्री। 0 डिग्री। लास्ट केस में ए का टेल यहाँ पे है, बी का टेल यहाँ पे है, तो बी को उठा के यहाँ डाल देंगे। पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, हाँ कि ना? बी का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं क्या? नो सर। नहीं, तो ये एंगल कितना होगा? So 180. 180 डिग्री। तो फिफ्थ वाले का दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होता है? 0 degree. 0 डिग्री। 0 डिग्री। 6 वाले का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहते हैं? Anti-parallel. पैरेलल वेक्टर। और एंटी पैरेलल में एंगल कितना होता है? 180 degree. 180 डिग्री। सबको समझ में आया एंगल कैसे निकालते हैं? Yes, sir. एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना सबको? Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए एकदम बेसिक चीज है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग, आज तो एकदम बेसिक चीज है स्टार्टिंग में, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको बताया मैं, फिजिकल क्वांटिटी को कितने कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं? स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में। स्केलर का डेफिनेशन क्या होता है, कोई बताओ फटाफट?